हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि भाई बाज़ार क्यों टूट गया। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारा आकलन जो है कल जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने बाज़ार के जो बड़े रिस्क हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और मुझे जो महसूस हुआ था वो मैंने आपको कहा भी था कि देखिएगा, मैंने कुछ रिस्क के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो चिंता थी वो यही थी कि जो चाइना के बाज़ारों के अंदर रुझान जो पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है फाइज का, वो सबसे बड़ी चिंता का कारण है। और बहुत सारे जो दर्शक है वो ये मानते हैं कि यार एफ की सेलिंग से होगा क्या। सामने जो है बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की आ जाएगी। देखिए, आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग जो है तकरीबन तकरीबन 3,000 करोड़ ही कम रह गई। बाकी 15,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग फाइज की थी और 12,000 करोड़ की डीआईज की बाइंग थी। और इन सब के बावजूद भी 546 पॉइंट निफ्टी 50 टूट गया। और 2% की ये जो गिरावट है, ये जो इस तरीके की अगर हम गिरावट देखें तो आपको ऐसी जो कैंडल्स हैं हालांकि पहले भी मिली हैं, बट गैप डाउन के बाद एक कैंडल अगर हम देखें तो ये कैंडल, इस तरीके की कैंडल हमें निफ्टी में मिली थी। और ये जो कैंडल थी सितंबर में मिली थी, हालांकि उसके बाद बाजार चल गए थे, उड़ गए थे। और यहाँ पर हमें उम्मीद थी कि बाजार कमज़ोर होंगे, लेकिन बाजार ने हमारे अगेंस्ट जो है पूरी डायरेक्शन बदली थी। और हमने हालांकि जो है पोजीशंस अपनी रखी थी और पोजीशंस अभी भी हमारे पास थी। अब यहाँ पर बाजार जहाँ पर आकर रुका है, यहाँ पर अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट को देखें, मैं खाली कैंडल स्टिक की बात करूँ, मैं भी कोई और डेटा बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो आज का पेन है वो एक वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। आज जो सेलिंग थी ना, अगर आप जाके चेक करेंगे निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। और अगर हम खाली कैंडल स्टिक की बात करें तो ये एक रिलीफ टाइप का लेवल है जहाँ पर बाजार बंद हुए हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, क्योंकि बाजार ने यहाँ पर पहले भी कंसोलिडेट किया था ऊपर जाने से पहले, लेकिन वो लेवल तोड़कर बाजार नीचे बंद हुआ है। लेकिन बाजार ने जब ये रैली की थी, जो सितंबर महीने में रैली हुई थी, उससे पहले जो सितंबर के स्टार्टिंग में वीकनेस आई थी वो भी इन्हीं लेवल से आई थी। तो अल्टीमेटली एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के ऊपर बाजार जो है टिका है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये जो स्ट्रेंथ है ये बहुत मजबूत स्ट्रेंथ है। ये हो सकता है कि अगर ये 25,200 की जो स्ट्रेंथ हमें दिख रही है, अगर ये ब्रीच होती है और यहाँ से बाजार टूट कर चलते हैं, तो जो अगला अहम पड़ाव है वो हमारे को निकलता दिख रहा है 24,800 पर। यानी कि 25,200 के बाद, क्योंकि इंडिया विक्स भी बढ़ गया है, अब अगला जो पड़ाव है वो 24,800 पर है। और 24,800 जो है पहले के एक हाई है, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक 24,800 अच्छे से होल्ड करेगा। मेरा आकलन कल के लिए जो लग रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार सुबह गैप डाउन खुलेगा और लेकिन शाम तक रिकवर होने की बहुत अच्छी संभावना है। अगर बाजार बहुत बड़े पैनिक में चला जाए और 24,800 के नीचे चला जाए तो फिर देखिएगा तेजी वाले बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएंगे। बट मुझे लगता नहीं कि 24,800 एक ही झटके में टूट जाएगा। तो 24,800 यहाँ से बहुत दूर है वैसे भी। तो अल्टीमेटली जो बाजार के अंडरटोन है वो बेरिश है, और इसमें तो देखिएगा वैसे भी कोई डाउट नहीं है अब। और हमें ये जिस तरीके के ये मूव्स अभी देखने के लिए मिल रहे हैं, हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि सितंबर के एंड में आने चाहिए। हालांकि सितंबर के 2 दिन तो आए, लेकिन हम एक्सपायरी भी यही एंटिसिपेट कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमने अपना जो व्यू है वो सेम लाइन के ऊपर रखा। लेकिन अब हम यहाँ पर आकर अगर 24,800 बाजार आएगा या इन लेवल्स पर भी हम एक साइडवेज मार्केट की उम्मीद करेंगे। तो हो सकता है कि अगर बाजार 24,800 पर भी आएगा तो वहाँ पे साइडवेज हो, या ये 25,200 के लेवल्स के आसपास साइडवेज हो। दोनों संभावना प्रबल बनती है। लेकिन मैंने कहा मैं खाली कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ अभी, ये मैं कैंडल स्टिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जब मैं डेटा पे आऊँगा तो मैं डेटा के अकॉर्डिंगली बात आपके साथ करूँगा। आज एफ बिल्कुल मूड में थे और वो दिख रहा था कि सेलिंग एफ की है। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे लग रहा है वो चाइना के जो बाजार चल रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा रिस्क है। और चाइना के बाज़ारों के अंदर एफ की जो पोजीशनिंग है वो लोअर साइड पे है, क्योंकि पिछले 5 साल से चाइना के बाजार बिल्कुल डाउन ट्रेंड में थे।
और इंक्लूडिंग हांगकांग के बाजार भी डाउन ट्रेंड में थे। हांगकांग के और चाइना के बाजार की पी रेशियो है 12 टाइम्स, इंडेक्स की बात करूं। और वहां पर अगर हम इंडिया के निफ्टी की बात करें तो हम चल रहे हैं 24 पे, तो अल्टीमेटली ऑलमोस्ट डबल है रैली के बाद और हमारी करेक्शन के बाद। और एक समय तो ऐसा था कि हम लगभग 1/3 था चाइना का बाजार हमारी वैल्यूशंस के, बट अब एग्जैक्टली आज की करेक्शन के बाद और चाइना की तेजी के बाद 12 के आसपास की पी पर हांगकांग के बाजार और चाइना के बाजार हैं, और 24 के पी रेशियो पर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब एफआईआईज को एक मौका मिल रहा है, वो इंतजार कर रहे थे कि भाई हम अपने पैसे को कहाँ पर पार्क करें जहाँ पर कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पर वैल्यूशंस रीजनेबल हों। और जो अनसर्टेनिटी चाइना के बाज़ारों में थी वहाँ पर एक क्लियरिटी आनी शुरू हो गई है, और वही मेन रीज़न है आज का बाज़ार क्यों टूटा। मैंने आपको ये भी कहा था कि देखिएगा बाकी खबरें भी हैं, लेकिन वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी नहीं, और उनका असर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखोगे ना तो था नहीं यार। तो इतना जो असर है वो हमारे बाज़ारों में था, और ये जो पेन है ये अभी खाली इंडेक्स में नज़र आया है। अगर एफआईआईज की सेलिंग ऐसे ही 2-3 दिन और कंटिन्यू रह गई तो चांसेस ये हैं कि वो जो सेल ऑफ है वो मेजर सेल ऑफ मिड कैप में भी आएगा। तो क्यों जो इंडिया का एचएनआई इन्वेस्टर्स है वो भी एक बार वहाँ से पोजीशंस डर के मारे अपनी पोजीशंस को साइड कर लेगा कि चलो भाई एफआईआईज की, क्योंकि मिड कैप स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी पोजीशंस हैं, कहीं वो वहाँ पर सेल ऑफ करना शुरू ना कर दें। तो यहाँ पर अभी तो जो एफएनओ के जो शेयर्स हैं उनमें सेलिंग हुई, एडवांस डिक्लाइन आपको साफ साफ बयां कर रही है कि भाई एफआईआईज ने जो आज माल बेचा है उसके साथ डीआईज ने पूरा डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो कहीं पर भी बाजार की गिरावट को नहीं रोक पाए। अब यहाँ पर जो एचएनआई इन्वेस्टर्स भी या जो लीवरेज मनी है वो एक रिस्क पे आ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंकिंग के जो शेयर्स हैं वहाँ पर फिर भी स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिली, और अगर जनरली ऐसे बाजार जब टूटते हैं 2% ही निफ्टी टूटा, 2% ही बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने फिर भी स्ट्रेंथ दिखा दी। जेएसडब्ल्यू स्टील, डीवीज लैब और ओएनजीसी 3 शेयर थे जो प्लस में थे, बाकी सारा निफ्टी के कंपोनेंट माइनस में थे। अब क्रूड ऑयल के प्राइस भी $75 के आसपास आ गए, तो बीपीसीएल आज जो है उड़ता हुआ नजर आया 5%। श्रीराम फाइनेंस में 4.5% की कमजोरी थी, और क्योंकि ऑटोमोबाइल्स को फाइनेंस करते हैं, इनका ऑटो फाइनेंस का भी काफ़ी बड़ा बिजनेस है। एलएनटी का शेयर 4% टूटता हुआ नजर आया, एक्सिस बैंक 4% टूटता हुआ नजर आया। क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से टाटा मोटर्स देखिएगा 4% टूटता हुआ नजर आया। वैसे तो बाजार में थी भी करेक्शन, और रिलायंस का जो शेयर्स है वो कुछ रिपोर्ट आई थी, उन रिपोर्ट्स में भी ये बात की गई कि भाई रिलायंस ने वो डिलीवर नहीं किया जिन वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहा है, तो उसके ऊपर भी जो है पिटाई हुई। देखिए ये तो खबरें तो अपने आप निकाल लेते हैं, जो यार बाजार टूटता है ना तो अपने आप खबरें आ जाती हैं, चल रहा होता तो भी आ जाती हैं। मारुति सुजुकी 3.94% की जो है कमजोरी, और एशियन पेंट्स मुझे लगता है कि मारुति सुजुकी, शायद मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी, शायद मैंने कल भी ये चर्चा की थी लाइव सेशन के अंदर, कि भाई मारुति सुजुकी का वही हाल होगा जो एचडीएफसी बैंक का पिछले 5 साल में हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अब मारुति सुजुकी को जो चैलेंजेस हैं वो ईवी की तरफ से भी है, जो दूसरी जो कंपनीज हैं वो इनका मार्केट शेयर खा रही हैं, वो भी एक चैलेंज है। उसके बाद है एशियन पेंट्स के अंदर 3.91% की कमजोरी, आयशर मोटर 3.82, और वो क्रूड ऑयल का प्राइस जाएगा तो रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ेगी, वो एक रीज़न है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 3.64, बजाज फाइनेंस 3.49। तो ये जो सेलिंग थी वो किस लिए। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। अब निफ्टी बैंक की बात करेंगे हम अगली वीडियो में, तो तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।